चलो अभी चैप्टर 4 का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं या बोल दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल बैंक के काम। कमर्शियल बैंक प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब उसका एक पहला काम होगा और उसका दूसरा काम होगा। किसी भी कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन में पहला काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। हम और आप लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? ताकि हमको लगता है कि वहां पे हमारा पैसा सेफ है। क्यों जमा करते हैं? हमारा पैसा वहां पे सेफली रखा होता है और साथ साथ में बैंक हमको क्या प्रोवाइड कर देती है? इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देती है। तो बैंक ने बोला कि हम आपको 4 तरीके के अकाउंट दे देते हैं। एक हो जाएगा आपका सेविंग अकाउंट, एक हो जाएगा आपका करेंट अकाउंट, एक हो जाएगा आपका रिकरिंग अकाउंट और एक हो जाएगा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। कंफ्यूज मत होना, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल सी भाषा में पढ़ लेते हैं। हम जैसे आम लोगों का पैसा जिस अकाउंट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। अब हम जैसे मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा पैसा तो होगा नहीं, तो हमारे पास कितना पैसा होगा? स्मॉल अमाउंट में। कैसा पैसा होगा? स्मॉल अमाउंट में हम पैसा जिस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं और बैंक बदले में हमको इंटरेस्ट पे कर रही है। क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है। उस डिपॉजिट को, उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। याद है क्या? हमने जो पैसा इसके अंदर जमा किया हुआ था हम लोग उसको कैसे निकाल सकते हैं? चेक से, विड्रॉल स्लिप से, एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से। क्लियर हो गया? अब आ जाओ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बेसिकली होता है बिजनेस के लिए। किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए। एक फायदा क्या है कि आप एनी टाइम यानी एनी नंबर ऑफ टाइम इस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बार बार पैसे का लेन देन करना पड़ेगा। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर आप कितने भी बार लेन देन कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब घाटा क्या है? एनी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम। एनी टाइम तो तू सेविंग अकाउंट से भी निकाल सकता है। बैंक खुला है तो जा एटीएम से निकाल ले। तो एटीएम में 12 बजे भी पैसे निकालेगा, तेरा सेविंग अकाउंट है तो तेरा पैसे तो निकलेगा ना। एनी टाइम तो आप किसी भी सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, आप एनी टाइम पैसे निकाल सकते हो। आप एटीएम में जाओ, पैसे निकाल लो। क्या याद रखना है करंट अकाउंट के अंदर? एनी नंबर ऑफ टाइम। समझ में आया? सेविंग अकाउंट में आप एनी नंबर ऑफ टाइम पैसे नहीं निकाल सकते हो, लिमिट होती है, बट करंट अकाउंट में निकाल सकते हो। ये दिमाग में गया? तो अगर उन्होंने ये फैसिलिटीज दी है तो वो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, यानी करंट अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है ना, तो कभी कभी करंट अकाउंट के ऊपर सर्विस चार्ज भी ले लिया जाता है। मतलब अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा काम करवाया है करंट अकाउंट के अंदर तो बैंक आपसे चार्जेस भी ले लेगी। समझ में आया? अब आ जाते हम लोग रिकरिंग अकाउंट में। देखो रिकरिंग अकाउंट के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं LIC। हम लोग के मम्मी पापा लोग स्मॉल अमाउंट में इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पैसा जमा करते हैं, है ना। स्मॉल अमाउंट में इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पैसा जमा करते हैं। तो रिकरिंग अकाउंट वही होता है कि जिस भी इंसान को छोटे छोटे अमाउंट में पैसा जमा करना है और बदले में उसको क्या लेनी है? सेविंग करके इंटरेस्ट अर्न करना है, तो वो इंसान कौन से अकाउंट को खुलवाता है? रिकरिंग अकाउंट को खुलवाता है। याद रखो मम्मी पापा जो LIC भरते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में भरते हैं ना हर महीने, तो ऐसे टाइप के अकाउंट को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस पे मिलता है? रिकरिंग अकाउंट पे। ऐसा नहीं है, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रिकरिंग अकाउंट पे नहीं मिलता है, बट इतना मान के चलो कि सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट हमको मिलता है किसके अंदर? रिकरिंग अमाउंट के ऊपर। अब यहाँ पे आ गया फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा क्या कर दिया है? डिपॉजिट कर दिया है। अब आप 1 साल के लिए भी रख सकते हो, आप 3 साल के लिए भी रख सकते हो, 5 साल के लिए भी रख सकते हो, मे बी 15 साल के लिए भी रख सकते हो। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पे मिलता है? फिक्स डिपॉजिट पे। आप एक सर्टेन अमाउंट, मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए था, मैंने 5 साल के लिए बैंक को 2 लाख रुपए दे दिया, तो कौन सा अकाउंट हो गया मेरा? फिक्स डिपॉजिट। इस अकाउंट पे मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और भी फैसिलिटी मिलती है इस अकाउंट पे। मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट क्या है? मान लो मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए पड़ा है और मुझे 30,000 रुपए की जरूरत पड़ी है, तो मेरे को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली हुई है, तो मैं 30,000 रुपए निकाल लूंगा। अकाउंट में कितना था? 20,000 रुपए। कितना एक्स्ट्रा निकाला मैंने? 10,000। तो इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। क्लियर हो गया? लिखो। अब प्राइमरी फंक्शन के अंदर दूसरा काम बैंक क्या करती है वो देख लेते हैं।
देखो पहला काम था पैसे जमा करवाने, एक्सेप्ट डिपॉजिट कर लिए। अब दूसरा काम है उधार देना। क्या देना? उधार देना। अब किसी भी बिजनेसमैन को मान लो या किसी भी इंडिविजुअल को या सिंगल पर्सन को, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, अब अगर उसको नीड होगी किसकी? मनी की, तो बैंक उसको क्या दे देगी? लोन दे देगी। अब आपको पता है बैंक किसी भी इंसान को लोन देगी तो फोकट में तो देगी नहीं, क्या चार्ज करेगी? अब देखो यहां पे आपको समझना क्या है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। अब किसके ऊपर चेंज होता है वो बता देता हूं। हाँ, अब चेंज क्यों होता है? देखो पर्पस, आपका पर्पस क्या है लोन लेने का। मान लो अगर आप बिजनेस के लिए लोन लोगे, इंटरेस्ट रेट अलग होगा। मान लो आप एजुकेशन के लिए लोन लोगे, आपका इंटरेस्ट रेट अलग होगा। एग्रीकल्चर के लिए लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट अलग होगा। समझ में आया? बैंक हर किसी पर्पस के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। मान लो उन्होंने बिजनेसमैन को 100 रुपए दिया, बोला आप 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे। एजुकेशन पे स्टूडेंट को दिया 100 रुपए, बोला आप 5 रुपए देना। एग्रीकल्चर में 100 रुपए लोन दिया, उन्होंने बोला 2 से 3 रुपए दे देना। तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता है पर्पस के हिसाब से। वो भी समझ में आया? हर किसी को सेम रेट पे लोन नहीं मिलता है। अब बैंक आपको टाइम पीरियड के लिए लोन देती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए देती है, मीडियम टर्म के लिए देती है और लॉन्ग टर्म के लिए देती है। शॉर्ट टर्म 1 साल, मीडियम टर्म 1 से 5 साल, लॉन्ग टर्म 5 से 15 साल। समझ में आया? चलो लिख लो, खत्म। प्राइमरी फंक्शन में बैंक का तीसरा काम है पेमेंट एंड विड्रॉल। आसानी से समझो, विड्रॉल मतलब जो भी आपने पैसा डिपॉजिट किया है उसको निकालना। विड्रॉल मतलब जो भी हमने डिपॉजिट किया था उसको निकालना। क्या लिखेंगे यहां पे निकालने के लिए? लिखा हुआ है विड्रॉल, तो क्या लिखूं? अब पेमेंट, बैंक आपके बिहाफ पे बहुत जगह पे पे कर देती है। आप पैसा किन किन चीजों से निकाल सकते हो? चेक से, विड्रॉल स्लिप से, एटीएम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आजकल के नए जमाने में इंटरनेट बैंकिंग से और मोबाइल बैंकिंग से। ये आपका लिस्ट बन गया, आपका आंसर बन गया। क्लियर हो गया? अब क्या बचा? पेमेंट में तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, मतलब पेमेंट में आपको जहां पे भी पेमेंट करना होता है आप बैंक का यूज करके वहां पे पे कर दो, बात खत्म। इसी लाइन को हम लोग लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। लिखो ये फट से। अभी यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन का लास्ट काम है बैंक का क्रेडिट क्रिएशन। बैंक जो पैसा हमको लोन पे देती है वो पैसा वो अपने घर से नहीं लेके आती है, ना ही अपना पैसा इस्तेमाल करती है। हम लोग जो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी पैसे को बैंक यूज करती है और हमको लोन दे देती है। अब देखो कैसे। मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं डिपॉजिट। अमित है, अमित ने बैंक में जमा किया 1000 रुपए। कितना जमा किया? 1000 रुपए। आरबीआई ने बोला कि भैया ये 1000 रुपए में से 20% मेरे पास लाके जमा कर दो। हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? कमर्शियल बैंक का। आरबीआई सबका पप्पा है, तो आरबीआई ने ऐसा बोला कि आपके पास जो भी पैसा आया उसका 20% मेरे पास जमा कर दो। 1000 रुपए का 20% कितना हो गया? 200 रुपए। ये जो 20% जमा किया गया इसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं CRR। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई बोलती है कि डिपॉजिट जितना भी आपके पास हुआ उसका 20%, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। हाँ, ये जो है CRR ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। ये जो परसेंट होता है CRR का, ये कौन रखता है? आरबीआई अपने पास रखती है। आपने 1000 रुपए बैंक को दे दिया, उसमें से जो CRR है वो किसके पास जमा रहेगा? रिजर्व बैंक के पास। ये CRR का रिजर्व बैंक इमरजेंसी में यूज करने देगी बैंकों को। समझ में आया? जब भी बैंक नीचे गिरेगा तो इसी CRR से रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देगी। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? अब आगे। अब 1000 रुपए जमा हुआ, 200 रुपए रिजर्व बैंक ने ले लिया, बाकी का 800 रुपए लोन बन जाएगा। क्या बन गया? लोन। क्लियर हो गया? मैंने पैसा जमा किया, लोन किसको मिल गया? सुमित को मिल गया। अब ये सुमित ये पैसा ले जाके अपने बैंक में डालेगा। मान लो सुमित ने बैंक में 800 रुपए जमा किए, वो कहां से लेके आया था? लोन से लेके आया था। तो बैंक इसको मान लेगी कि ये तो नया डिपॉजिट है। सुमित ने अपने अकाउंट में, अकाउंट बदल गया ना, पैसा जमा किया था पहले किसने? अमित ने। अब तो सुमित अपने अकाउंट में 800 रुपए जमा कर रहा है ना, मतलब ये नया पैसा है। इसके ऊपर 20% CRR ले लेगी रिजर्व बैंक, ये हो जाएगा 160। कितना बचा? 640 रुपए। ये 640 रुपए जो बचा इसको मान लो राहुल को लोन दे दिया। किसको लोन दे दिया? राहुल को। अब राहुल को 640 रुपए मिले, वो ले जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया। राहुल ने कितना जमा किया? 640। बैंक ने बोला वापस हमारे अकाउंट में कितना आ गया? 640।
फिर क्या करो, 20% काट के आरबीआई को दे दो, बाकी का जो पैसा बचेगा वो वापस से किसी को लोन बांट दो। मान लो ये अमन को लोन दे दिया, तो ये कब तक चलेगा, इसका वो लोग ने एक फॉर्मूला दिया। क्या है फॉर्मूला? प्राइमरी डिपॉजिट, ये जो आपने किया प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 डिवाइडेड बाई जो भी आपका CRR होता है। यहां पे प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 1000 रुपए, इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना हमने लिया था CRR 20%, तो यहां पे ये हो जाएगा 20 इंटू 100। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5000। मतलब हमारी दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर 1000 रुपए आ रहा है, बैंक उसको एक मेथड से, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का मेथड, उससे कितने का लोन दे देगी, 5000 का लोन दे देगी। असली में पैसा कितना डिपॉजिट हुआ था, 1000 रुपए, बैंक ने कितने का लोन दे दिया, 5000 रुपए का। समझ में आया? तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। लिख लो। प्राइमरी फंक्शन का लास्ट फंक्शन है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या, एक बैंक अनदर बैंक को हेल्प कर रही है। क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। मान लो HDFC है, लोन दे रही है, किसको लोन दे रही है, SBI को लोन दे रही है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक टर्म है कॉल मनी। क्या टर्म है, कॉल मनी, और एक टर्म है कॉल मनी रेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टर्म इस टॉपिक से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉल मनी क्या है, जब एक बैंक, मान लो SBI, क्या बोलो हमें, SBI 1 से 14 दिन के लिए लोन दे रही है। किसको दे रही है, HDFC को। मैंने क्या बोला, SBI शॉर्ट टर्म के लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म। SBI अगर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में कितना टाइम ले लिया हमने, 1 से 14 दिन। अगर इतने समय के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे रही है तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉल मनी। क्लियर हो गया? अगर आपको न्यूज में ऐसा आ रहा है कि HDFC ने कॉल मनी इशू किया, किसको, SBI को, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि HDFC ने छोटे समय के लिए SBI को लोन दिया। अब कितना छोटा समय, 1 से 14 दिन। समझ में आया? अब कॉल मनी बोला जाएगा तो दिमाग में आ जाएगा छोटा लोन बैंक ने एक दूसरे को दिया है, छोटे समय के लिए, छोटा लोन नहीं, छोटे समय के लिए लोन एक दूसरे को दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल मनी। अब ये जो पैसा दिया, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग उसको बोल देंगे कॉल मनी रेट। बात खत्म। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी फंक्शन। बेसिकली आपके बुक में 2 टाइप के सेकेंडरी फंक्शन दिए हुए हैं। पहला एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस, दूसरा मैनी फैसिलिटीज चेंजिंग विद टाइम। समझ में आया क्या बोला मैंने? 2 टाइप के फंक्शन कर रही है, एक एजेंसी और यूटिलिटी सर्विस दे रही है बैंक आपको, और दूसरा बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो जैसे जैसे चेंज हो रहा है टाइम, वैसे वैसे बैंक भी आपको अदर सर्विस दे रहा है। तो ये हो गई 2 सेकेंडरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन के अंदर एजेंसी एंड यूटिलिटी के अंदर पहला जो है कि ये एजेंट होता है। क्या होता है, एजेंट। अब एजेंट कैसा, मान लो आपको बिजनेस करना है। क्या करना है, बिजनेस करना है। आप यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख दो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। आप इंडिया में बैठे हो, आपको चाइना से एक इंसान से सामान मंगाना है। आप चाइना के अंदर उस इंसान को जानते नहीं हो, तो आपको डर लगेगा ना कि कहीं वो गलत माल भेज दे, तो मैंने उसको पेमेंट दे दिया, कहीं वो गलत माल भेज दे तो, ये डर रहेगा आपको। उसके बाद जो चाइना में आदमी बैठा है उसको ये डर होगा कि भाई मैंने माल भेज दिया, तो क्या इंडिया में बैठा वो इंसान मेरे को पैसे देगा कि नहीं देगा, क्या पूरा पैसा देगा कि नहीं देगा, उसके मन में भी तो सवाल आएंगे ना। तो यहाँ पे बैंक क्या बोलेगी कि हम आपके लिए दलाली करते हैं, हम आपके लिए एक प्रूफ इशू कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेटर ऑफ क्रेडिट। वैसे लेटर ऑफ क्रेडिट को आप डीप में समझ सकते हो, बट अभी के लिए इतना समझो ये क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस में ट्रेड करने के लिए भरोसे का पेपर, कि आप बिजनेस करो, पेमेंट देने की जिम्मेदारी हमारी है। क्यों? क्योंकि हमने भरोसे का पेपर इशू कर दिया है, जिसको क्या बोला, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इस तरीके से बिजनेस करने में बैंक दलाली का यानी एजेंट का भी काम करता है। क्लियर हो गया? ये पहला क्लियर हुआ। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, अभी के लिए मान के चलो भरोसे का पेपर। बैंक ये भरोसे का पेपर इशू कर देगा तो पेमेंट का लेन देन का टेंशन खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपको अंडरराइटिंग सर्विस,
इसको समझने के लिए मान लो कि देसी एजुकेशन है, देसी एजुकेशन ने मार्केट के अंदर 1000 शेयर इशू किया। कितना शेयर इशू किया? 1000 शेयर इशू किया। अब देसी एजुकेशन ने ऐसा बोला कि हमको डर है कि हमारा जो 300 शेयर है वो कोई नहीं खरीदेगा। 700 शेयर पब्लिक खरीद लेगी, बट जो 300 शेयर है वो कोई नहीं खरीदेगा। इधर बैंक आएगी, बोलेगी कि ये जो आपका बचा हुआ 300 शेयर है इसको हम लोग परचेस कर लेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है, तो उसको डर आता है कि क्या हमारे सारे शेयर लोग खरीद लेंगे। बैंक बीच में आती है कि जो आपका शेयर पब्लिक नहीं खरीदेगी उसको कौन खरीद लेगा? हम लोग खरीद लेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंडरराइटिंग सर्विस। क्लियर हुआ क्या बोला? अब बदले में ये जो बैंक है वो कुछ कमीशन चार्ज करेगी। ये जो नौटंकी बैंक कर रही है, ये जो फैसिलिटी बैंक दे रही है बिजनेस को, उसके बदले में क्या चार्ज कर लेगी? कमीशन चार्ज कर लेगी। समझ में आया अंडरराइटिंग सर्विस? आगे टैक्स पेमेंट, इसका मेरे को आपको बताना पड़ेगा। हम लोगों का जो भी टैक्स का चालान है ये सब हम लोग किसके थ्रू भर देते हैं? बैंक के थ्रू भर देते हैं। और यहाँ पे सेफ डिपॉजिट वॉलेट, ये बताना पड़ेगा। हम लोग अपने ज्वेलरीज हो गए, प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, सारे इससे सीधे जाके कहां रख देते हैं? बैंक के वॉल्ट में। तो ये आपका हो गया एजेंसी एंड यूटिलिटी वाले के अंदर का सारा फंक्शन। लिख लो। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी फंक्शन के अंदर जो मैनी फैसिलिटी टाइम के साथ दे रही है, बैंक ने एक फैसिलिटी दी हमको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने का। क्या? इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर करने का सिस्टम, जिसके अंदर आप दो चीज याद रख के चलो। एक होगा आपका आरटीजीएस, एक होगा एनईएफटी। आरटीजीएस देखो, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, मिनिमम 2 लाख रुपए तो आपको इसमें भेजने पड़ेंगे। कितने? 2 लाख रुपए। जैसे आपने पैसा बैंक में डाला, इमीडिएटली, क्विकली, तुरंत ही पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है? नाम ही ये देखो ना, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। रियल टाइम में जैसे आपने पैसा डाला वैसे दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। लिमिट है? हाँ है, 2 लाख रुपए मिनिमम तो डालने होंगे, 2 लाख से शुरू होगा। क्लियर हो गया? ये क्लियर हुआ? और इसमें क्या है? एनईएफटी। इसमें ना थोड़े थोड़े टाइम में, मान लो बैचेस में जाते हैं। किस में जाते हैं? बैचेस में, ग्रुप्स में पैसा जाएगा। मान लो आपने पैसे डाले हैं, मे बी वो 1 आवर में जा रहा है। मान लो अभी कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम 13 लोगों ने पैसा जमा किया। बैंक ने बोला कि हम 10-10 के स्लॉट में, यानी 10-10 के ग्रुप में पैसा भेजते हैं। बैंक में ये 10 लोगों को आने में 1.5 घंटा लग गया। मतलब ये 10 लोगों ने 1.5 घंटे में पैसा जमा किया और बोला कि हमारा एनईएफटी कर दो, तो हमारा पैसा 1 से 1.5 घंटे में दूसरे के अकाउंट में पहुंचेगा। समझ में आया? एनईएफटी के अंदर तुरंत पैसा नहीं पहुंचता है। किस में जाता है? ग्रुप्स में या फिर बैचेस में जाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। और इसके अंदर हम लोग मिनिमम कितना भी डाल सकते हैं। समझ में आया? मिनिमम मान लो आप लोगों को 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो आप 10,000 रुपए क्या कर सकते हो? एनईएफटी कर सकते हो। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऑफ फंड ट्रांसफर। अब इसके अंदर जो चीज आप कर रहे हो वो एक चीज पे डिपेंड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। कोर का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। अब ये क्या है? मान लो कि मेरा अकाउंट कहां पे है? सूरत के अंदर है। मेरा अकाउंट कोटक के अंदर है और मैंने कहां पे खुलवाया था? सूरत में, है ना। मैं अब चला गया अहमदाबाद के अंदर। कहां चला गया? अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर एक एटीएम के अंदर मैंने पैसे विड्रॉ किए, है ना। मेरा अकाउंट कहां खुला था? सूरत में। और मैंने अब पैसे कहां पे विड्रॉ किए? अहमदाबाद के अंदर। मैंने तो अलग अलग जगह से किया, बट मेरे अकाउंट में पहले थे 10,000 रुपए, अभी मैंने विड्रॉ कर लिया 4,000 रुपए। कितना बचा? 6,000 रुपए। आप चाहे सूरत में मेरा अकाउंट खोलो, आप चाहे अहमदाबाद में मेरा अकाउंट खोलो, आप चाहे यूपी के अंदर जाके मेरा अकाउंट खोलो, वहां पे अब बैलेंस कितना दिखेगा? 6,000 रुपए। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? कोर की वजह से। मान लो कि एक सेंटर एरिया है, ये सेंटर एरिया है ना। मैंने यहां पे कुछ भी किया, यहां पे मैसेज गया और बैंक को पता चल गया। मैंने यहां पे कुछ भी किया, यहां पे मैसेज गया। मैंने यहां पे कुछ भी किया, यहां पे, यहां कुछ भी किया, यहां पे। आप जो भी अपने अकाउंट में कर रहे हो वो सारी चीजें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। किसकी वजह से? कोर बैंकिंग की वजह से। अब आगे देख लो फंक्शन। तो इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, सिंपल सा, आपका मोबाइल फोन, क्या लिख रहा हूं यहां पे? फोन प्लस कंप्यूटर।
फोन प्लस कंप्यूटर से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो और आप कोई भी तरीके का टिकट बुक कर सकते हो, चाहे वो मूवी टिकट हो, चाहे वो रेलवे की टिकट हो, चाहे वो फ्लाइट की टिकट हो। इसी सारे प्रोसेस को या इसी सारी चीजों को हम लोग किसके अंदर गिनते हैं? इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग के अंदर। ये सारी चीजें भी आज के टाइम पे हम लोग किससे कर सकते हैं? बैंक के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो डीमैट अकाउंट, आप लोग शेयर्स परचेस करते हो ना, कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर परचेस करते हो ना, तो शेयर को पहले पेपर की फॉर्म में रखा जाता था। तो पेपर गुम हो सकता है, पेपर जल सकता है, पेपर सड़ सकता है। आपने एक कंपनी का शेयर लिया, 20-25 साल उस कंपनी के शेयर्स के पेपर संभाल के रखना कितना डिफिकल्ट काम है। तो ये जो शेयर्स हैं इनको हम लोग किस फॉर्म में रख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं। तो हम लोग शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्लियर हो गया? डीमैट अकाउंट क्या है? जो भी आपके पास शेयर्स है वो किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट। ये अकाउंट भी हमको कहां पे खोलना पड़ता है? बैंक में जाके खोलना पड़ता है। तो बैंक आपको डीमैट अकाउंट खोलने की भी सर्विस देता है। समझ में आ गया डीमैट अकाउंट क्या है और कौन इसको खोल के देता है? बैंक खोल के देता है। लिख लो, खत्म। ये आपका सेकेंडरी फंक्शन आपका पूरा खत्म।